Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for Skills at the Rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is Dr. Venkata Pradeep Babu Koyala and he is a medical oncologist and director at Shankara Cancer and Research Institute. We have learned a lot about balancing our genes, how our lifestyle is affecting us and about our food habits. More of him is in the link in the description of this video. So now, what are we waiting for? Let's go. Hello everyone. We are there today for the 28th session for Skills at the Rate 100 where we are trying to bring for you 100 different speakers from all over the country. Today's session is very special as we have a very special guest for us, Venkat Venkata Pradeep Babu Koyala sir from Shankara Research Institute. He is a senior consultant, medical oncologist and in charge Tejpur Assam Cancer Care Foundation from April 2021 to present. He is also a member of European Society Presbytership in Breast Cancer since January 2021, and also he is a attending consultant medical oncologist from February 2019. Also, there are so many achievements, sir. We are really glad that you have accepted our invitation. So, over to you, sir. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you, Lokesh ji. Thank you for kind introduction. Please allow me to share the PPT. गुड इवनिंग ऑल। आज ये सेशन के लिए मौजूद हुआ सब लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर वेंकट प्रदीप बाबू कोयला, मैं तेजपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जर्नी ऑलरेडी डॉक्टर लोकेश जी ने बताया था। आज हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बात करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग जीन्स, एनवायरनमेंट एंड हैबिट्स। यानी जीन्स, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल कैसे एक डिसीज को कारण होता है। एंड ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस करना हर एक आदमी का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिकॉज हम सब अपने अपना लाइफ में यूनिक सिचुएशंस में हैं। हमारा सोच, पर्सपेक्टिव्स, सिचुएशंस अलग अलग होता है। सो जान के कैसे बैलेंस करना है वो इंडिविजुअली देखना है। तो ये टॉक किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि ओनली डिसीज के बारे में बात करेंगे। तो फीवर हो सकता है या कैंसर हो सकता है या कोई भी चीज़, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। मेडिसिन मतलब इससे सीमित नहीं है, ये लाइफ के बारे में। और मेडिसिन हमेशा टैबलेट्स या इंजेक्शन के रूप में होने का जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा हेल्थ और डिसीज को तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है। पहले जीन्स, सेकंड जिस जगह पे हम रह रहे हैं, इसका मतलब हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब यही नहीं है कि हम एक प्लेस में जहाँ रह रहे हैं वही का चीज़ है। हम जो सुन रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, ये सब भी हमारा एनवायरनमेंट है। हम जैसे खाना मिल रहा है, हमको जैसे हवा मिल रहा है, जैसे सनलाइट मिल रहा है, ये सब भी हमारा एनवायरनमेंट है। एंड थर्ड वन इज आवर पर्सनल हैबिट्स। तो ये सब एक एक चीज कैसे एक डिसीज, कोई भी डिसीज को हेल्प करता है, वो हम जानने से इससे फायदा ये होगा कि हम कुछ तरह का इलनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो आज वो साइंस और हमारा ये तीन चीजों को कैसे ब्रिज कर सकते हैं वो देखेंगे। इसका इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इवन WHO जो मॉडर्न साइंस का हेल्थ का डेफिनेशन करता है, वो भी ये बोलता है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि absence ऑफ डिसीज। हेल्थ का मतलब ये है कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, आप ये बहुत ध्यान दे दीजिए, सोशली आल्सो ए स्टेट ऑफ वेलबीइंग एंड नॉट मेरली absence ऑफ डिसीज। इसका मतलब हम खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हम हेल्थी है। तो कोई भी डिसीज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन डिसीज हम लेंगे डायबिटीज, और सबसे खतरनाक डिसीज हम लेंगे कैंसर या हाइपरटेंशन।
कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज या कोई जेनेटिक डिसीज, सो कैसे ये होता है? ये तीनों चीज का कंट्रीब्यूशन होता है। किसी किसी डिसीज में एक चीज का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और किसी में कम होता है, लेकिन इन तीनों कंपलसरी इफेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। क्या क्या है वो चीज? फर्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स वो चीज है जो हमको जीन्स में मिलता है, पेरेंट्स से। सेकंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया है, जहाँ हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम हवा लेते हैं, जो हम सुनते हैं, हमारे बगल में जो लोग हैं, ये सब हमारा एनवायरनमेंट है। पर्सनल फैक्टर्स का मतलब हम जो सुबह से शाम तक करते हैं। तो ये कैसे आइडियली होना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे वो चेंजेस हम इनकलकेट कर सकते हैं, वो आज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन्स एंड इनहेरिटेंस। तो जीन्स एक सॉफ्टवेयर जैसा है। सॉफ्टवेयर से क्यों कंपेयर किया गया है? बिकॉज जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, हमको सॉफ्टवेयर नहीं दिखते हैं, हमको ओनली हार्डवेयर दिखते हैं। तो जीन्स भी ऐसा जो इंटरनल चीज है, जो डीएनए का हिस्सा है, जो हम पेरेंट्स से हमेशा पाते हैं, मदर फादर से हमको मिलते हैं। तो हमको पता है सॉफ्टवेयर में कभी भी गड़बड़ होने से, एरर, काम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही कोई भी जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होने से हमारा जो बॉडी फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होता है। इट मे बी ए सिंपल डिसीज लाइक डायबिटीज, और इट कैन बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज ऑप्शंस ऑफ लिम्स। किसी किसी को हाथ नहीं होता है बाय बर्थ, किसी किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी किसी को मेंटल इलनेस होता है। ये सब भी जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज हो सकता है। जीन्स के साथ जब लाइफस्टाइल में भी कुछ अबनॉर्मलिटीज होता है, तो डिसीज प्रेसिपिटेट होता है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि हमको जीन्स अबनॉर्मल मिले, लेकिन जब ये लाइफस्टाइल भी होता है, तब वो दोनों मिलके डिसीज को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो जीन का मतलब क्या है? बिकॉज आज हम जीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। तो एज ए ह्यूमन वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारे पास, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल्स होता है। सेल्स का मतलब क्या है? जैसे एक घर ईंट से बनता है, तो बहुत सारा ईंट एक घर का निर्माण में इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही हमारा बॉडी में जो ऑर्गन्स होता है, ब्रेन है, लिवर है, लंग है, एक एक ऑर्गन एक एक कई सारा सेल्स से बना होता है। कितना सेल्स होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ब्रेन कितना वेट होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, लिवर कितना साइज होना चाहिए, ये सब भी एक कोडेड प्रोग्राम जैसा होता है। वो सब भी दोबारा जीन्स ही डिसाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आप लेते हैं, बैक्टीरिया कई बार ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब उसका पूरा बॉडी में एक ही सेल होता है। उस सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ऐसा क्रोमोजोम्स होता है, हम सुना होगा क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स में जब हम उसको और भी माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, डीएनए होता है। डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट है जीन। तो ये मोटा मोटा जीन का मतलब ये है। सेम वे ह्यूमंस में भी हम देखा तो कई सारा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है। थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, बिलियंस, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है। उसमें से एक एक सेल में एक डीएनए न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब सेल के बीच में जो होता है, उसमें ऐसे ही क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम में डीएनए होता है, डीएनए का एक हिस्सा है जीन, एक स्मॉल पार्ट को, बेसिक यूनिट को। जैसे घर में ईंट है, हमारा सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल का हिस्सा है जीन। ओके, इतना छोटा हिस्सा है, लेकिन हमारा पूरा बॉडी को ये कंट्रोल करता है। तो हमारा बॉडी में एक्टिव जीन्स कितना होता है? 25,000 जीन्स होता है, जो हमारा पूरा बॉडी में हमारा कलर, हाइट, वेट, थॉट प्रोसेस सबको कंट्रोल करने वाला जीन्स 25,000 जीन्स होता है। तो ये एक एक जीन में आप देखा तो, एक एक डीएनए का बेसिक देखा तो, ये ऐसा 4 इंपॉर्टेंट बेसिस होता है, मतलब ईट जैसा है। एक एक ईट, 4 टाइप्स ऑफ ईट होता है हमारा जीन में: एडिनाइन, साइटोसिन, टाइनिन, गुआनिन। इसका बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल, हम कई तरह का ऐप सॉफ्टवेयर देखता है, बट हम बैक एंड में देखा तो ये सब बाइनरी लैंग्वेज में होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज 0101 अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है। सेम वे हमारा सारे जीन्स का लैंग्वेज ATGC, ये 4 वर्ड से, ये 4 लेटर से बनाया जाता है। एंड हमारा एक सेल में मैं डीएनए निकाल के उसको मैं प्रिंट करूंगा, तो एक पूरा घर भर जाता है। इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है। बट हमको कोई भी डिसीज होने के लिए एक सिंपल
मिस्टेक होने से। फॉर एग्जाम्पल 10 1 0 होने के लिए 10 1 0 1 हो गया, तो ये डिसीज काज कर सकते हैं। इतना सेंसिटिव प्रोसेस है। तो अभी आपको डाउट आना चाहिए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना एक बेबी बॉय डिलीवरी हो रहे या बेबी गर्ल डिलीवरी हो रहे, हम बहुत एक नॉर्मल प्रोसेस में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो हम कैसे हम बीमारी से बच रहे हैं? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए डैमेज होना बहुत आसान है। आप गर्मी में जाइए, हॉट स्कॉचिंग सन में जाइए, सपोज इफ इट इज मोर देन 35 डिग्रीज, आपका डीएनए डैमेज होता है। आप बॉइलिंग वाटर में हाथ रखिए, आपका डीएनए डैमेज होगा। आप केमिकल फैक्ट्री में जाइए, आपका डीएनए डैमेज आएगा। तेजपुर से दिल्ली घूम के आइए, आपका डीएनए घूम के डैमेज होगा, क्योंकि वहाँ का पोल्यूशन की वजह से। तो ऐसा डीएनए डैमेज कभी भी हो सकता है। तो इसमें से कई सारा बीमारी होना चाहिए, कई सारा कैंसर्स होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज भगवान का हाथ हमारे सर के ऊपर है, हमारा डीएनए के ऊपर है। कैसे? बिकॉज देर आर समथिंग कॉल्ड एज डीएनए रिपेयर सिस्टम्स। हमारा बॉडी में हर एक सेल में ये हमेशा पुलिस जैसा एक्टिव रहता है, मिलिट्री जैसा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा, जो एक डैमेज भी हो जाता है इमीडिएटली वहां जाके रिपेयर कर लेता है। ओके। तो ये अलग अलग टाइप्स है, इसमें जाने का जरूरत नहीं है। तो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड डैमेज हो, डबल स्ट्रैंड डैमेज हो, विद इन सेकेंड्स वो एक्टिवेट होके ये रिपेयर हो जाता है। तो इसी मौके में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी सेल में सपोज डीएनए इतना डैमेज हो जाता है कि वो रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारा बॉडी में एक प्रोसेस होता है कि उस सेल को खुद मर जाता है, मरने का संदेश देता है बाकी सेल्स। तो वो सेल अपने आप मर जाता है, ताकि वो अबनॉर्मल डीएनए से हम जिंदा ना रहे। बिकॉज हम जब अबनॉर्मल डीएनए का सेल रह जाता है तो वो कई तरह का साइड इफेक्ट्स कर सकता है। तो कोई भी सेल में डीएनए डैमेज हुआ तो वो खुद मरने का प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं अपोप्टोसिस। तो कुछ कुछ वर्ड्स मैं बोलूंगा, आप कभी भी ये वीडियो बाद में देखने से भी ये गूगल में आप सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकता है। राइट? ऐसा ही दूसरा चीज ये होता है कि कैंसर कैसे होता है, बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में हम सोच सकते हैं कि किसी भी सेल में सपोज डीएनए डैमेज हो जाता है और वो मर नहीं पाता है बॉडी में, तब वो कैंसर होता है। नॉर्मली वो सेल मर जाना चाहिए बिकॉज इतना डैमेज हो गया कि सेल खुद रिपेयर नहीं कर पा रहे। बट बहुत ज्यादा डीएनए डैमेज हो गया फिर भी वो जिंदा रहा बॉडी में, तभी वो कैंसर हो जाता है। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल कई सारा ऐसा बीमारी है जो पेरेंट्स से हमको मिल सकते हैं जीन्स के दौरान। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ऐसे कुछ तरह का कैंसर्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, कोलान कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ये सब भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जीन्स के दौरान आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप देखिए, मदर को सपोज कुछ कैंसर है। राइट? तो वो एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है, तो डॉटर्स को आता है। एक डॉक्टर इफेक्ट हुआ, एक डॉक्टर इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब 50% चांस होता है ये कैंसर दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। उसी को बोलते हैं हम ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। और सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बोलने के लिए, एक ब्रेस्ट कैंसर जीन आधा संतान को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एंजेलिना जोली इफेक्ट, आप ये गूगल कर लीजिए, बहुत ही स्टोरी आता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है। फॉर एग्जाम्पल एंजेलिना जोली का मदर, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, और वो उनका मदर का सिस्टर जो है वो भी ब्रेस्ट कैंसर से मर गया था। तो एंजेलिना जोली अपना डॉक्टर के पास जाके एक जेनेटिक टेस्टिंग कराया था। और ये जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ही सिंपलिस्टिक है, इसके लिए कोई बड़ा बड़ा चीजें नहीं चाहिए। जस्ट हमारा चीक से कुछ सेल्स लिया, या ब्लड सैंपल लिया, या हमारा हेयर फॉलिकल लिया, उससे भी हम वो टेस्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं जर्म लाइन टेस्टिंग। वो हम भी करते हैं यहाँ कैंसर पेशेंट्स के लिए। बट एंजेलिना जोली को कैंसर नहीं था, बट वो जानना चाहते हैं कि वो रिस्क मेरे लिए है क्या, कैंसर होने का रिस्क है क्या। तब वो लोग, एंजेलिना जोली का जब ब्लड टेस्ट किया, पता चला कि उनमें वो जीन था जो उनके मदर से पास ऑन हो रहा था। उस जीन का नाम है
BRCA मतलब ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड जीन। ये जीन के वजह से एंजेलिना जोली को मोर देन 50% रिस्क है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर होने के लिए। उसके लिए एंजेलिना जोली एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया था। क्या लिया था? अपना दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिया था। वो नॉर्मल ब्रेस्ट था, नॉर्मल ब्रेस्ट दोनों को निकलवा दिया सर्जरी करा के। उसके बाद अपना अंडाशय, ओवरीज जो बोलते हैं, ओवरीज को भी निकलवा दिया। क्यों? बिकॉज ये जो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है, ये जो जीन है, ये जीन जब मुटेट होता है, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। जब वो ऑर्गन्स निकाल दिया, ऑटोमेटिकली वो रिस्क 90% से नीचे आ जाता है। इसी को बोलते हैं एंजेलिना जोली इफेक्ट। ये एंजेलिना जोली ऐसा करने के बाद अमेरिका में बहुत सारा टेस्टिंग बढ़ गया था कि किसी का फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो बाकी लोग भी टेस्ट करने लगा था। ओके। ऐसा ही एक इंसिडेंट तेजपुर में भी हुआ था। एक फोर्सेस का, रिटायर्ड फोर्सेस का आदमी का वाइफ था। व्हेन दे आर कमिंग फॉर फॉलो अप, मैंने उनसे पूछा था कि आप, बिकॉज आपका उम्र 50 ईयर्स से नीचे है, क्या आप टेस्ट किया है क्या, ये जर्मलाइन टेस्टिंग? तो वो बोला कि नहीं किया। तो उनको वो टेस्ट कराया था। जब टेस्ट कराया था, उनको पॉजिटिव आया। तो हमेशा हम ये याद रखना जरूरी है कि पहले ये टेस्ट जिनमें कैंसर है या जिनमें जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है उन्हीं में होगा। एक नॉर्मल आदमी में सीधा आप जाके ये टेस्टिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इसका इम्प्लीकेशंस बहुत ही एंजियस हो सकता है, बहुत ही अलग हो सकता है। कोई भी जेनेटिक लैब विदाउट अ प्रॉपर रीजन, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये टेस्टिंग नहीं करेगा। ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टेस्ट है, वैसा देखा गया था। तो इस औरत में जब मैं टेस्ट किया था, पॉजिटिव आया था। और उनको एक लड़का था, एक लड़की थी। नौ, लड़की को नेगेटिव आया और लड़का को पॉजिटिव आया। अभी लड़का इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही वांट टू गेट मैरिड। उनको ऑलरेडी एंगेजमेंट भी हो चुका है। उनमें भी पॉजिटिव आया। नाउ हाउ डज दिस अफेक्ट? बिकॉज ये जीन दोबारा उनका बेटा या बेटी में 50% रिस्क होता है। नाउ बोथ आर दिस एजुकेटेड। वो लोग क्या किया था? तब वो लोग एक निर्णय लिया आफ्टर एक्सटेंसिव जेनेटिक काउंसलिंग कि हम एडाप्शन लेंगे। शादी वो लोग प्रोसीड हुआ, लेकिन एडाप्शन लिया था। सो दिस इज हाउ आवर जीन्स अफेक्ट आवर चॉइसेस और आवर लाइफस्टाइल। सो ये जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस है। सो दिस इज अबाउट जीन्स। हमारा जो तीन पार्ट है, जीन्स, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल, तो जीन्स के बारे में ये है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस ऑन जीन्स। ये बहुत ही मैं क्लुप्त रूप में बताया था, बिकॉज जीन्स के ऊपर ही हम एक हफ्ता बात कर सकते हैं, एक महीना बात कर सकते हैं, और इतना एक्सटेंसिव टॉपिक है। बट वेरी ब्रीफली दिस इज अबाउट जीन्स। वैसे ही जीन्स हमको डायबिटीज काज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ यंग लोगों को आप देखते हैं जिनका उम्र 12 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, डायबिटीज होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज होता है। उनको पता चलता है कि 500,000 शुगर से पता चलता है, दे बिकम अनकॉन्शियस। और जब टेस्ट करते हैं तब पता चलता है डायबिटीज। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक मीडिएटेड डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मिल्टस जो हम बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द जेनेटिक्स which plays a role in autoimmune destruction of the cells. Now, coming to the environmental factors, second important factor, कैसे हमारा डिसीज या इलनेस को प्रभावित कर सकता है। तो कैसे एनवायरनमेंट होने से अच्छा होता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सुनने में बहुत आसान लगता है कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब क्या है? तो अच्छा का मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, वो एनवायरनमेंट अच्छा है। कैसे एनवायरनमेंट हमारा इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया को या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हमारा डेस्टी एरिया है। जैसे हम यूरोप में जाने से, अमेरिका में जाने से, कनाडा में जाने से जितना नॉन डस्टी एनवायरनमेंट देखता है, वैसा नहीं है। हम रोड पे भी जाने से बहुत सारा डस्ट आता है। एंड हमारा बचपन, नॉट दिस जनरेशन जो 90s में 80s में है, हमारा बहुत सारा हम डस्ट, मड, ये सब चीज को एक्सपोज होता है। तो ये देखा गया, देर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइजीन हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, टू मच ऑफ क्लीनलीनेस are very highly hygienic environments. For example, in USA, यूरोप, वहाँ कोई
डस्ट, मड, ये सब एक्सपोजर ही नहीं होता अर्ली लाइफ में, बिकॉज दे आर इन क्लीनली पॉलिश्ड हाउसेस, मोस्ट ऑफ देम। तो ऐसा एक्सपोजर होता है। और हम अपना बचपन, या नॉर्मली इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोगों का बचपन देखने से तो मड में खेलते हैं, सॉइल में खेलते हैं, सबसे मिलते हैं दूसरे बच्चों से। उन बच्चों को खांसी जुकाम होता है, इसको भी होता है, स्कूल में जाता है, कुछ खांसी जुकाम लेके आता है। तो बहुत सारा इन्फेक्शंस होता है बचपन में, राइट। तो पैराडॉक्सिकली ये देखा गया कि जो बच्चा फर्स्ट 4 इयर्स ऑफ और 5 इयर्स ऑफ लाइफ में बिल्कुल ही इन्फेक्शन नहीं होता है, उनको आफ्टर मैथ, आफ्टर 30 इयर्स, 40 इयर्स, उनको ऑटोइम्यून डिसीज होने का रिस्क ज्यादा रहता है। और जो ऑलरेडी बहुत सारा इन्फेक्शंस को एक्सपोज हुआ है, छोटा छोटा इन्फेक्शंस, जैसे मिट्टी में, या खांसी जुकाम, डायरिया, माइल्ड डायरिया, स्मॉल फीवर्स, जैसे जिन जिन को हुआ है, उन लोगों का इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होता है। बिकॉज ये जो जो माइल्ड इन्फेक्शंस है, वो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना है। तो इसी को बोलते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। इसी के रीजन आप देखा तो autoimmune disease like severe asthma, childhood asthma, Crohn's disease, एलर्जीज, ये सब इंडियन डिसीजेस नहीं है, बहुत ही रेयर होता है। यही डिसीजेस यूएस में, यूरोप में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मोर इंसिडेंस होता है। एंड कुछ साल पहले, नियरली 20-30 इयर्स पहले, ये हाइपोथेसिस आया था कि मोस्टली बिकॉज ये रीजन था कि वो लोग कभी अर्ली लाइफ में ऐसा इन्वायरमेंट में एक्सपोज ही नहीं हुआ जिससे उनका इम्यूनिटी ट्रेन हो। हमारे इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी है हमारा स्किन, म्यूकोजा, जो मौत के अंदर होता है, गट के अंदर होता है। एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है हमारा ब्लड। ब्लड में हमारा टी सेल्स, बी सेल्स, जो कोविड के टाइम पे हम सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज इसके बारे में सब पढ़ा है। तो हमारा बी सेल्स, टी सेल्स, ब्लड सेल्स है जो कोई भी इंफेक्शन ब्लड में एंटर होने से वहां जाके उसके खिलाफ काम करता है। तो ये सब चीज ट्रेनिंग हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब भी हम एक वैक्सीन लेता है, फॉर एग्जांपल मम्स, मिजल्स, रुबेला का हम सब लोग वैक्सीन लिया है बचपन में, तो ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन कैसे देता है? बिकॉज ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस को हमारा बॉडी में वो वैक्सीन के रूप में देता है, जैसे हम कोविड का वैक्सीन भी लिया है। तो ये वैक्सीन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम सोचता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ, तब उसके खिलाफ काम करने के लिए एक इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, इम्यूनिटी डेवलप होता है, टी सेल, बी सेल उसके खिलाफ काम करता है। और वो लोग उसको रिमेम्बर करता है। एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बोलते हैं हम साइंटिफिक टर्म्स में, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी हो जाता है। और ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के वजह से हम लाइफ लॉन्ग इम्यून रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनको भी चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है, उनको एडल्ट में होने का चांस बहुत कम है। लेकिन जिनको नहीं हुआ, वो चिकन पॉक्स एडल्ट्स में हो सकता है, और जब एडल्ट्स में होता है बहुत ही वो सीवियर हो सकता है। दिस इज हाउ इट इज, राइट। सो ये जर्म्स हमारा बॉडी को ट्रेन करता है। नॉट ओनली दैट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोबायोम्स। सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए ले पर्सन हम ये सोचता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ये होने से हमारे लिए डेंजरस है। नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस में भी ऑलमोस्ट 90% हमको हेल्प करने वाले होता है। एंड नॉट ओनली दैट, हम जो सोचते हैं कि हमारा बॉडी क्लीन है, हमारा बॉडी में ओनली हमारा सेल्स है, ये भी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाथ में, हमारा पाँव में, हमारा गट में, हमारा फेस में, हमारा आइस में, हमारा नोज में, हमारा माउथ में, सब जगह अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, और कई कई जगह फंगस भी होता है। मेनली बैक्टीरिया, वायरस होता है। और बैक्टीरिया, वायरस में भी बैक्टीरिया ज्यादा होता है। ये है सब हेल्पफुल बैक्टीरिया है। वो होने के वजह से ही हम अपना हेल्थ मेंटेन कर पाते हैं। उसी को बोलते हैं माइक्रोबायोम। जो जो हमारे हाथ में है वो हैंड माइक्रोबायोम है। फॉर एग्जाम्पल, हम सर्जरीज करते वक्त या कोई प्रोसीजर करते वक्त लेटेक्स ग्लोव्स पहनते हैं। लंबा लंबा टाइम पे लेटेक्स ग्लोव्स पहनने की वजह से हमारा हाथ में जो ऑर्गेनिजम्स है जो नॉर्मली रहते हैं, वो अफेक्ट हो जाता है। उसके वजह से हाथ में इन्फेक्शंस आना, ड्राइनेस हो जाना, ये सब होता है। वैसे ही आप, पहले हम
धोबी घाट से जो भी आता है, कभी कभी पेशेंट्स आ जाता है, तो उनके उंगली के बीच में फंगल इन्फेक्शन होता है। बिकॉज वो लोग बहुत टाइम के लिए पानी के अंदर डुबा के रहते हैं, अपना हाथ का माइक्रोबायोम अफेक्ट हो जाता है। ओके। तो वैसे ही हमारा लंग्स में जो अब निमोनिया होता है, बिकॉज हमारा छाती में जो माइक्रोबायोम नॉर्मली होता है वो अफेक्ट हो जाता है। हमको एंटीबायोटिक लेने से डायरिया होता है, क्यों? बिकॉज हमारा गट में जो माइक्रोबायोम है, जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होता है हमारे इंटेस्टाइन में, जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज एंटीबायोटिक हम लेते हैं, एक जो भी इन्फेक्शन हुआ, मतलब जो बैक्टीरिया नॉर्मली रखना नहीं चाहिए, वो बैक्टीरिया हमारे पास आया था इधर थ्रू फूड और वाटर, उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। बट वही के एंटीबायोटिक हमारा जो यूजफुल बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके वजह से गट अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से डायरिया होता है। इसीलिए एंटीबायोटिक लेने से किसी किसी को डायरिया होता है। राइट। नाउ, जैसे हमने डिस्कस किया, देयर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स गट, स्किन, माउथ में भी। जैसे माउथ में सिर्फ ये जो भी बैक्टीरिया होता है, वो अलग अलग चीजों के लिए सेंसिटिव होता है। किस चीजों के लिए? एंटीबायोटिक्स, नया फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, स्ट्रेस, हमारा स्लीप, ये सबसे भी ये अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम के पहले बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है। जब वो स्ट्रेस होता है, जो न्यूट्रिशन उस बैक्टीरिया को मिलना चाहिए माउथ के अंदर, वो नहीं मिलता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, माउथ में अल्सर्स होता है। तो एक स्ट्रेस से हमारा माउथ में अल्सर्स क्यों हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है बिकॉज वो हमारा लोकल माइक्रोबायोम को अफेक्ट करते हैं। ओके। ये यही माइक्रोबायोम की वजह से हम फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। हमारा जो इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब हमारा इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इम्यूनिटी को कंट्रोल क्यों करना है? बिकॉज ये इम्यून सेल्स, जो टी सेल्स, बी सेल्स है, बाय नेचर दे आर वेरी एग्रेसिव। मतलब दे आर लाइक आर्मी पीपल। आर्मी, आर्मी के पास या किसी के पास पावर होता है, क्या होता है? वो पावर प्रदर्शन करना चाहते हैं, बट उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज कौन करता है? हमारा बॉडी में अलग अलग पाथवेज होता है, ब्रेन से लेके हाइपोथैलेमस, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून, हमारा हार्मोनल सिस्टम एंड माइक्रोबायोम, ये सब चीज भी उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। कोई भी सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एक जो इम्यून सेल्स है, हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट जब ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो रिकग्नाइज करता है कि अरे ये पैंक्रियास शायद हमारा नहीं है, ये बाहर से आया है। ये कोलान, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये शायद हमारा नहीं है। तो वहां जाके ये हमारा टी सेल्स, बी सेल्स उसी को डैमेज कर लेता है। उसी को बोलता है ऑटो इम्यून डिसीजेस। ओके। जब ये नर्व सेल्स के ऑपोजिट काम करता है, देन वी कॉल इट एज माइस्थीनिया ग्रेविस। फॉर एग्जांपल, अमिताभ बच्चन जी को जो है, दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज है, जो नर्व कंडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत जल्दी तक जाता है, वो उनके लिए ट्रीटमेंट लेता है। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल्स है ऑटो इम्यून डिसीज के लिए। जैसे हम विटिलिगो देखते हैं, पैचेस होता है, वो भी हमारे इम्यूनिटी स्किन सेल्स को डैमेज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड विटिलिगो। सो ए हेल्थी गट इज ए हेल्थी लाइफ। तो हमारा गट को कैसे हम हेल्थी मेंटेन करें, वो भी हम डिस्कस करें। सो जैसे ये फैक्ट को रजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम एमबीबीएस में पढ़ा कि माइक्रोबायोम करके एक चैप्टर दिया था, कि कैसे हमारे बॉडी में माइक्रोब्स हो सकता है, वो भी आप बोल रहे थे कि हमारे सेल से भी ज्यादा बैक्टीरिया है अंदर। तो एक माइक्रोबियम, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जो हमको नहीं दिखता है, उसको विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि भगवान भी नहीं है। वैसे देखा गया तो ये माइक्रोबियल सेल्स भी नहीं है, बट आप माइक्रोस्कोप से देखने से मिल जाता है माइक्रोब्स। बट भगवान को देखने के लिए दूसरा रास्ता है। तो ये माइक्रोब्स जो है 39 ट्रिलियन सेल्स है, मतलब हमारा बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स है, तो उससे भी ज्यादा माइक्रोबियल सेल्स है।
ये हमारा हेयर से लेके नेल से लेके माउथ से लेके पूरा बॉडी में फैला होता है। और उनका जो इकोसिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग होता है। दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। हाथ में क्या होना है, माउथ में क्या होना है, एक जगह का चीज दूसरे जगह नहीं हो सकता है। ओके। बट देर इज सिम्बायोसिस बिटवीन वन माइक्रोबियम एंड अदर माइक्रोबियम। इसीलिए हम हाथ से खाने में भी हम जो भी कल्चर है, जो सनातन कल्चर है, जो हम हाथ से खाने का, अ, 2 दिन नहाने का, इस सब का अलग अलग रीजन है। बट ग्रेजुअली मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज होके हम ये सब हो गया है। बट हाथ का जो माइक्रोबायोम होता है वो खाना जब गट में जाता है, एक तरह का सिम्बायोसिस होता है। तो हाथ से खाना हेल्दी है कंपेयर टू व्हाट व्हेन वी ईट बाय स्पून्स। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल्स है। कुछ तरह का ऑटो इम्यून डिसीज में ये भी ट्राई किया है। आप भी ये भी गूगल कर सकते हैं, फीकल ट्रांसप्लांट इन ऑटो इम्यून डिसीजेस करके। ऑलरेडी हो रहा है। इनफैक्ट एआईजी जो हैदराबाद में है वहाँ फीकल ट्रांसप्लांट्स होता है। इसका मतलब क्या है? फीकल मतलब हमारा जो फीसिस, स्टूल्स। मैं जो बोला था गट में क्या होता है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होता है, और उसमें से कई सारा चीज टूल्स के साथ चले जाता है और नया नया बैक्टीरिया भी होता है, आता रहता है। वो रीजनरेट होता है, जैसे हमारा सेल्स रीजनरेट होता है, बैक्टीरिया भी रीजनरेट होता है। तो उसमें से हमारा सेल्स भी कुछ चले जाता है स्टूल्स में, बैक्टीरिया भी चले जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वेरी हेल्थी, मेरा गट का बैक्टीरिया जो होगा वो अलग होगा। कोई डिसीज्ड आदमी है, उनका गट का बैक्टीरिया अलग होगा। सपोज अभी मेरा इम्यून सिस्टम इंटैक्ट है, अच्छा काम कर रहे, उनको कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है, तो साइंटिस्ट ये देखा कि मेरा टूल्स लेके उसको प्रोसेस करके उनका इंटेस्टाइन में ट्रांसप्लांट करेगा, तो जो यूजफुल बैक्टीरिया स्टूल्स में है वो उनका बैक इंटेस्टाइन को कॉलोनाइज करेगा। तब वो बैक्टीरिया उनका इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा और उनका ऑटो इम्यून डिसीज कम हो सकता है। देखने में सुनने में कितना अजीब लग रहा है, बट दिस इज ट्रू। इसी को बोलते हैं फीकल ट्रांसप्लांट। और ये क्रॉन्स डिसीज में और कई तरह का ऑटो इम्यून डिसीज में ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सेकंड सेकंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम जो नॉर्मली देखते हैं कि आजकल सिजेरियन सेक्शन ज्यादा हुआ। बट अगेन एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि वेजिनल डिलीवरी इज मोर प्रीशियस देन सिजेरियन सेक्शन। मतलब आप वेजिनल डिलीवरी के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सिजेरियन कभी भी हो जाएगा। वेजिनल डिलीवरी मोर कॉस्टली हो गया, वेजिनल डिलीवरी एक फैशन हो गया, एक ट्रेंड हो गया। क्यों? इसका रीजन है, ये भी ये देखा गया कि जब भी एक बच्चा मदर का वेजिनल रूट से आता है, वेजिना में अपना माइक्रोबायोम होता है, वहाँ का जो बैक्टीरिया होता है वो बच्चे का माउथ के थ्रू अपना इंटेस्टाइन में जाके कॉलोनाइज होता है। तब उनका इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ही अलग स्ट्रेंथ से होता है। जब सिजेरियन सेक्शन होगा, वो चांस बच्चा मिस हो जाता है कि वो वेजिनल रूट से नहीं आ पाता है। तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, एक नया एक्सपोजर होने के लिए, एक अच्छा बैक्टीरिया को एक्सपोज होने का मौका मिस हो रहे हैं। इसीलिए सिजेरियन सेक्शन वर्सेस वेजिनल डिलीवरी में वेजिनल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर। बट सिजेरियन सेक्शन कई बार करना पड़ता है बिकॉज जो वेजिना रूट है, जो बोन है, कई बार वो डिस्प्रोपोर्शन हो सकते हैं, उसी को सीपीडी बोलते हैं। ऐसा ही अलग अलग रीजंस होता है जो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो ये वेस्टर्न पीपल क्या देखा था कि वेजेना से कुछ स्वैब लेके दे आर ट्राइंग टू कीप इन द माउथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस, उसका एक प्रोसीजर होता है ताकि ये बैक्टीरिया उस बच्चा को मिल जाए। सो दिस इज हाउ माइक्रोब्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और साइंस कहाँ तक गया है आप देख लीजिए। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, बिकॉज सडनली हम ये सुन लेंगे तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या अजीब सा बात हम सुनना पड़ रहा है करके। बट दिस इज व्हाट ऑलरेडी इज हैपनिंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल, हम जो माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं, मिल्क और दही में क्या डिफरेंस है? मिल्क में जब लैक्टोबैसिलस डालते हैं, वही फेर्मेंट होके कर्ड बनता है। कर्ड इज फुल ऑफ लैक्टोबैसिलस व्हिच इज वेरी गुड फॉर गट बैक्टीरिया, which is very good for gut. Curd is a probiotic. Probiotic is nothing but a living bacteria that is very helpful for us. So, in fact, studies
ये बोलता है कि ब्रेस्ट कैंसर जिनको होता है, प्रोस्टेट कैंसर जिनको होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत कम करना चाहिए। दे शुड ईट मोर ऑफ fermented products, fermented like curd products they can use. नेक्स्ट, हमने ये भी डिस्कस किया कि इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इज ए साइलेंट फायर। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया था कि जो टी सेल्स बी सेल्स होता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, बट दे समटाइम्स बिकम वेरी एग्रेसिव, खुद के ऊपर काम करना शुरू करता है। लाइक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा, देयर इज इन्फ्लेमेशन इन पाकिस्तान, कभी भी शांति नहीं होता है। वो अशांति का स्टेट जो होता है, वो जब इम्यून सिस्टम में होता है उसी को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन लंग में हुआ तो निमोनाइटिस बोलते हैं, लिवर में बोला तो हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या हमारा लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, या कोई केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। केमिकल्स हम क्या एक्सपोज होंगे, हम तो बहुत अच्छा जगह रह रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं। आपका जो खाना मिल रहा है, क्या ये इसमें कोई केमिकल नहीं है? वो केमिकल जब एक्सपोज होगा ऑटोमेटिकली हमारे में इन्फ्लेमेशन होगा। हम जो हैंड रब यूज करते हैं वो एक लेवल से ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग होने से वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो वेजिटेबल्स पेस्टिसाइड्स में जिस तरह का पेस्टिसाइड्स आजकल का यूसेज हो रहे हैं वो सब भी हमको इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। और जब ये इन्फ्लेमेशन एक लेवल से पार हो जाता है वो डिसीज में प्रेसिपिटेट होता है। किस तरह का प्रेसिपिटेट हो सकता है कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो सकता है, पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होने से डायबिटीज हो सकता है, हमारा हार्मोन सिस्टम इफेक्ट होने से वजह से ओबेसिटी हो सकता है, एंड उसका अंतिम सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेमेशन से जो हो सकते हैं वो कैंसर है। अभी भी मुझे याद है एक सेंटेंस लिखा होता है कि इन्फ्लेमेशन इज द फर्टाइल सॉइल इन विच द सीड ऑफ कैंसर कैन अराइज, हमारा पैथोलॉजी बुक्स में लिखा होता है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या है? डोंट इरिटेट योर बॉडी बाय एनीथिंग अननेसेसरी, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो बिटेल नट हो, या अल्कोहल हो, ये सब भी दे कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, राइट? अभी मैं ये बोलने से सब लोग को अच्छा भी नहीं लग सकते, बट ट्रुथ इज ट्रुथ, राइट? बिकॉज कोई भी चीज एक लेवल के ऊपर होने से औषध भी विष बन जाता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल बिटेल नट जो है, दिस इज औषध। वो स्क्लेरोफेनिया के लिए, कुछ तरह का मूड डिजॉर्डर्स के लिए, मेंटल इलनेस के लिए यूज करते हैं, जो हम घर भर में देखते हैं, आंध्र में भी, असम में भी, बिटेल नट। बट बिटेल नट एक डोज से ज्यादा होने से इट काजेस इन्फ्लेमेशन, इट काजेस कैंसर। ये बिटेल नट ओनली नॉर्थ ईस्ट में नहीं, इनफैक्ट चाइना, वियतनाम, इस कंबोडिया, इस सब जगह भी इसका यूसेज बहुत ही ज्यादा है। इसी की वजह से मुंह का कैंसर्स, यूसोफेजियल कैंसर्स और अलग अलग कैंसर्स होने का रिस्क रहता है। सो इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकता है? हमारा लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पुअर स्लीप, स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्लीप एक ऐसा प्रोसेस है जो सब चीजें रिजुवनेट होता है। जैसे हम साल में एक बार 10 दिन छुट्टी में चले जाता है रिजुवनेट होने के लिए, हमारा बॉडी को डेली ये जरूरत होता है। हमारा सिस्टम, नर्व सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ये सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम 6 आवर्स, ऑप्टिमल इज 8 आवर्स। नेक्स्ट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जितना नेचुरल है, मतलब जितना कम प्रोसेस करके आप फूड कम खाते हैं, दैट इज गुड। जितना ज्यादा प्रोसेस होता है, पैकेज होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, उतना दिक्कत होता है। बिकॉज वो सब चीज हमारा माइक्रोबायोम फ्रेंडली नहीं है। ऐसा नहीं कि पिज्जा आज मैं खा लिया या कोई पैकेज्ड फूड खा लिया, आज मेरे को कुछ होगा, बट दिस इज ए क्रोनिक प्रोसेस। हम ये लाइफस्टाइल में पार्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक का कुछ नहीं होता है, बिकॉज आवर बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू कोप अप। नेक्स्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बिल्कुल ही मूव नहीं हो रहे, तब भी इंफ्लेमेशन ट्रिगर होगा। क्यों? आवर बॉडी इज मेड टू मूव। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, अननोइंगली हम बहुत सारा पेस्टिसाइड्स को एक्सपोज हो रहे हैं आजकल। तो यही चीज हम देखा तो ब्लू जोन्स करके एक सीरीज है नेटफ्लिक्स में, आपको कभी भी मौका मिलता है तो देख लीजिए।
ब्लू जोन्स एक ऐसा जगह है जहाँ लोग बहुत ही लंबा टाइम जी सकते हैं, 100 ईयर्स के ऊपर, 110 ईयर्स के ऊपर। तो वहाँ का लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग उतना लंबा टाइम के लिए रह पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जापान में कुछ ओकिनावा करके एक जगह है, वैसे ही कुछ ग्रीनलैंड आइसलैंड में भी कुछ कुछ एरियाज हैं। उन सब लोगों का एक, वो लोग ऑब्जर्व किया कि ये लोग क्यों इतना लंबा जी पा रहे हैं। बिकॉज वो लोग यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉकिंग करते हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन बाइक्स कार्स। हिली एरियाज में भी वो लोग चल के जाते हैं, मूवमेंट। सेकंड, वो लोग कम्युनिटी लिविंग होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाम को या हफ्ते को सब लोग मिलते हैं, और उन लोगों का मोटिव है कि अच्छे से जीना के लिए। उनका एक स्पेसिफिक गोल नहीं होता है, जैसे टाइप ए पर्सनालिटी आजकल मेजॉरिटी, हम इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग क्या होता है कि हम एक अच्छा काम करना चाहिए, एक नया रिसर्च करना चाहिए, एक ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, या नया घर चाहिए। ये सब चीज़ हमको एक ड्राइव देता है, बट एट द सेम टाइम दिस इज ए डबल एजेड स्वॉर्ड। ये आपको कंटिन्यूस स्ट्रेस में लेके जाता है, एक विशियस सर्किल में लेके जाता है। तो ये देखा गया कि उन लोगों को वो सब नहीं है, वो स्ट्रेस फैक्टर्स नहीं है। सो लाइफ स्टाइल इटसेल्फ इज ए बेटर मेडिकेशन टू लिव लॉन्ग। सो हम किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए? तो इसमें आजकल देखा तो शॉर्ट्स में, फेसबुक में, इंस्टा में सब लोग सब कुछ बोलता रहता है। बट मोटा मोटा जैसे सब धर्म बोलता है कि अच्छा करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, अल्टीमेटली एवरीथिंग बोलता है कि ह्यूमैनिटी के लिए, अच्छा करने के लिए। बट इन द सेम वे, फूड्स भी कैसे खाना चाहिए? इट शुड बी फाइबर रिच, सीजनल। सीजनल फ्रूट्स आप कुछ भी खा सकते हैं, जो सीजन में मिलता है उस फ्रूट्स, उस वेजिटेबल्स, दे आर द बेस्ट फॉर हेल्थ। क्योंकि हमारा जो माइक्रोबियोम है गट में, जो या बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये भी साइक्लिकल है। सीजन्स के हिसाब से, हमारा सन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जब आप सीजनल फूड्स खाते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर इट। तो कोई भी डिसीजेस होने का रिस्क कम रहता है। इनफैक्ट डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं एट ए लिमिटेड अमाउंट्स। नॉर्मल आदमी सपोज 2 बनाना ले सकते हैं, तो आधा बनाना तो डायबिटिक आदमी भी ले सकते हैं, इफ इट इज ए सीजनल फ्रूट, समथिंग लाइक दैट। सेकेंड, फेर्मेंटेड फूड्स आर रियली गुड। फेर्मेंटेड फूड्स में क्या क्या आता है? कर्ड, हमारा असम में जो नाइट में बात रख के पानी डाल के सुबह खाते हैं, खंजी, डोसा, इडली, ये सब फेर्मेंटेड फूड्स है, एंड दे आर प्रूवन दैट दे आर रियली गुड फॉर हेल्थ। वो हमारा, अगेन, क्यों अच्छा है कंपेयर टू अदर फूड? बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली टू आवर माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम। दे विल थैंक यू कि थैंक्स फॉर ईटिंग दिस करके। सेकंड, जो भी शुगर्स होता है, रिफाइंड शुगर्स, जो कलर कलर पॉप्सिकल्स हम देखते हैं बच्चों को देते हैं, दे आर नॉट गुड। बिकॉज बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होते हैं, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में वो लोग ऐसा रिफाइंड शुगर्स, पैकेज्ड फूड्स खाने से उनका लाइफस्टाइल में अन अर्ली मेंसेस, बहुत जल्दी उनको हार्मोनल स्टिमुलेशन होना। तो पहले जो 13-14 ईयर्स में होता था, अभी 8-9 ईयर्स में लोग मेंसेस शुरू हो रहे हैं बच्चे लोगों को, जो अच्छा नहीं है। बिकॉज जिनका मेंसेस पीरियड बहुत लंबा होता है, दैट इज रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मतलब 8 ईयर्स में हुआ और 60 ईयर्स तक जा रहे हैं, तो दे हैव हाइयर चांस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर कंपेयर टू दोज जो 15 ईयर्स में हुआ और 50 ईयर्स में मेनोपॉज आ गया, कंपेयर टू देम। ऑयल्स, एक्सेस सॉल्ट, ये सबको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बट वी शुड लिमिट द थिंग। सो ओवरऑल फूड का फिलॉसफी यही है कि इट शुड बी सीजनल, इट शुड बी फाइबर रिच, इट शुड बी सूटिंग टू यू, और ये शुगर, सॉल्ट, ऑयल लिमिट करना चाहिए, राइट? सो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में यही है कि इट्स नॉट जेनेटिक, हो सकता है, बट हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, लाइफस्टाइल हम अच्छा रखने से वो प्रोस्टेट होने का चांस कम हो जाता है। सो प्रिवेंशन इज एज गुड एज क्योर। सो हमारा आखिरी पार्ट ऑफ टॉक के लिए आया था, वी हैव सीन व्हाट इज जीन्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ, वी हैव सीन व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। तो थर्ड पार्ट है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या होता है? हमारा मूवमेंट, हम कितना मूव होता है, हमारा रेस्ट, कैसे हम रेस्ट ले पाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा इंटरेक्शन, बाकी लोगों से हम कैसे बात करते हैं, आपस में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, दिस इज आवर लाइफ स्टाइल।
ये चीज भी हमको डिसीज के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। लोकेश जी, डू आई हैव 5 to 10 minutes मोर? यस सर, यस या सर, यस सर। या इफ इट इज गेटिंग बोर्ड मुझे इंटरप्ट कर दीजिए, आई विल स्किप सम स्लाइड्स। नहीं नहीं ओके। सर, इट्स वेरी गुड सर, वी आर लिसनिंग डेफिनेटली एवरी वर्ड। थैंक यू। सो लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे। जैसे मूवमेंट के बारे में पहले देखेंगे। मूवमेंट का मतलब क्या है? आवर बॉडी में जॉइंट्स क्यों दिया गया है? इट इज फॉर मूवमेंट। हमारा एक एक फिंगर में, एक एक फिंगर में 3 पार्ट्स होता है। यू कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपका नेक मूव कर सकते हैं, हिप मूव कर सकते हैं, नी मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट एक पर्पस के लिए दिया गया है। दिस इज फॉर आवर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, वो स्टिल है। कोई भी रिवर को देख रहे हैं, वो मूव नहीं हो रहा है, आपको कैसे लगेगा? विल इट लुक लाइक ए रिवर? नो। हम कोई भी रिवर को जीवन नदी तभी बोलते हैं जब वो फ्लो हो रहे हैं। तो हमारा बॉडी भी एक फ्लो होना चाहिए। वो फ्लो फास्ट हो सकता है ब्रह्मपुत्र जैसा, या सरयू जैसा स्लो हो सकता है, बट मूवमेंट जरूरी है। जब वो मूवमेंट नहीं होता है, हम आप ये नहीं बोल सकते कि वी आर रियली अलाइव, राइट? तो चाहे वो बॉडी हो, चाहे हमारा थॉट्स हो, वो मूव होना चाहिए। बट कितना मूवमेंट हमको रिक्वायरमेंट है? बिकॉज हम अलग अलग ऑक्यूपेशंस में हैं, अलग अलग सिचुएशंस में हैं। सबको तो जिम जाके सिक्स पैक बनाने के लिए बोलते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट मिनिमम मूवमेंट क्या चाहिए? तो ये एक साइंटिफिक पेपर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हार्वर्ड पब्लिक स्कूल से है। कि वो लोग जो भी रिसर्च किया है, उससे ये बोला था कि सपोज आप हफ्ते में 2 घंटा एटलीस्ट वॉक कर सकते हैं। हार्ट डिसीज हार्ट डिसीज से हम मरने का चांस कम हो जाएगा। सिंपल वॉकिंग। आपको कई कई चीज बोलता है कि वॉकिंग से फायदा नहीं है, ये फायदा नहीं है, ये मत सुनिएगा। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, हफ्ते में डेली 15 मिनट्स लेके टोटल 2 घंटा वॉकिंग करिए। सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। इट विल अफेक्ट आवर जॉइंट्स, मजिल, बोन आल्सो। बोन के ऊपर जब हमारा स्ट्रेस बनता है, बोन फ्रैक्चर होने का रिस्क वैसे कम हो जाता है, राइट? वैसे ही पर्टिकुलरली वुमेन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब भी हम डॉक्टर्स या क्लिनिक में बोलता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करता है, बच्चे लोग भी करते हैं, बट वुमेन का नेग्लेक्ट हो जाता है। बट हमारा घर का जो मेन सेंट्रल पॉइंट होता है वो मदर होता है। तो मदर या जो होम मेकर होगा, उनका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एटलीस्ट 4 आवर्स मॉडरेट एक्सरसाइज होना चाहिए। चाहे अपना पीर ग्रुप से जैसा भी करके, उनको 4 आवर्स वॉकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी पूछता है कई लोग कि मैं कितना वॉकिंग करूं, मुझे कैसे पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या नहीं, सफिशिएंट कर रहे हैं या नहीं। तो लैंसेट पब्लिक हेल्थ एक पब्लिश किया था कि आप जो ट्रैकर होता है एमआई का या किसी का भी, आप ट्रैकर पहन लीजिए। या मोबाइल में गूगल फिट ऐप होता है, वो मोबाइल लेके बिना तो हम कोई भी तो वॉकिंग में जाते नहीं है आजकल। तो वो मोबाइल लेके जाने से उसमें गूगल फिट ऐप में देख लीजिए, एटलीस्ट 7,000 स्टेप्स ए डे लेने से हमारा रिस्क ऑफ डेथ आधा हो जाता है। जो हमारा दिमाग डिमेंशिया, जैसे जैसे 70 ईयर्स के आगे हमारा मेमोरी ये सब लॉस हो जाता है, वो रिस्क भी 40% कम हो जाता है। हार्ट डिसीज 1/4 हो जाता है। एंड रिस्क ऑफ डेथ नियरली आधा हो जाता है। रिस्क ऑफ कैंसर आधा हो जाता है। मतलब ये बहुत ही लंबा एक्सपेरिमेंट किए करने के बाद ये सब चीज वो लोग बोल रहे हैं। लैंसेट एक दुनिया का प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है। वो वैसे नहीं बोल देता है कि इससे ये फायदा होता है, वो लोग ऑब्जर्व करके डॉक्यूमेंट करके, ये आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा। तो 7,000 स्टेप्स पर डे इज द मिनिमम थिंग। सपोज 7,000 स्टेप्स भी नहीं हो पा रहे, 2,000 स्टेप्स आप कर लीजिए। 2,000 स्टेप्स भी हम नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं वो चेंज करना चाहिए। तो आप फायदा नहीं है, बिकॉज वो ऐसा रिवर है जो मूव नहीं हो रहे, तब फायदा क्या हुआ? तो हम मूवमेंट के बारे में बात किया। सेकंड कंपोनेंट क्या है? रेस्ट। रेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? हम जितना माइंड हमारा अवेकनिंग में काम करता है, रेस्ट में भी उतना काम करता है, बट इन ए डिफरेंट वे, राइट? तो हमारा स्लीप अच्छे से सोना
चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, सब लोग बोलते हैं, बट इसके वजह से क्या होता है आज हम देखेंगे। स्लीप हमारा इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। जो भी हम बात कर रहे थे कि जो माइक्रोबायोम है, जो हमारा इम्यून सेल्स है, टी सेल्स, बी सेल्स, स्किन, म्यूकोजा, ये सब भी स्लीप की वजह से अफेक्ट होता है। एंड ये भी देखा गया है कि फॉर एग्जांपल हम जब एमडी करते हैं, हमारा डेली ड्यूटीज होता है, वीक में 2 to 3 ड्यूटीज होते हैं, एंड ईच ड्यूटी इज नियरली 36 आवर्स। मतलब आज सुबह मैं 9 बजे जाता हूँ, कल शाम को 5 बजे या 6 बजे मैं रिलीव होता हूँ। पूरा नाइट काम करना पड़ता है, पूरा डे काम करना पड़ता है, आज भी मैं काम करना पड़ता है। एंड दिस इज कॉमन इन इंडिया एंड अब्रॉड, कहीं भी। मतलब एक मेडिसिन ग्रेजुएट होता है तो ही नीड टू वर्क 36 आवर्स कंटिन्यूसली। एंड ये देखा गया है कि इसको बोलता है वर्क शिफ्ट डिजार्डर, जिसकी वजह से मेरा डायरेनल रिदम, स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मली कैसे होना चाहिए, जब सूर्योदय हो रहे मैं भी उठना चाहिए, जब सूर्योदय मतलब सूर्यास्तम हो रहे तब तक मैं खाना खा के मैं सो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आवर एंसेस्टर्स यूज टू डू। बट हमको नया नियॉन लाइट्स आया है, नया नया चीजें आया है, मोबाइल लाइट्स आया है, ब्लू लाइट्स आया है, जिसके वजह से हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है। इसके वजह से प्रॉब्लम क्या है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक और हार्मोनल सिस्टम बहुत ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, हमारा ब्रेन में एक थैलेमस और हाइपोथैलेमस करके एक एरिया होता है। ये हाइपोथैलेमस इज लाइक अवर क्लॉक। ये देखता है कि आप कितना टाइम अवेक है। जैसे आपको गूगल में मैसेज आता है कि यू आर अवेक फॉर टिल 1 PM 1 AM एस्टरडे, नया एप्स में आता है। वैसे हाइपोथैलेमस नोट करता है, उसके हिसाब से वो सिग्नलिंग चेंज कर लेता है कि आपको कितना एंड्रोजन चाहिए, कितना ईस्ट्रोजन चाहिए, कितना कार्टिसोल चाहिए। ये सब हार्मोन्स है जो हमारा बीपी को डिटरमाइन करता है, जो हमारा शुगर्स को डिटरमाइन करता है, हमारा ओबेसिटी को डिटरमाइन करता है, हमारा थॉट प्रोसेस को डिटरमाइन करता है, आपको गुस्सा आ रहा है या शांत है, ये इसकी वजह से होता है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और चीज है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोला था कि 6 घंटे से आप कम सोते हैं तो इसका रिस्क वैसे बढ़ जाता है। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि अरे ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ये तो अल्कोहल नहीं करते हैं, फिर भी कैंसर हो गया। कैंसर नेवर इज ए सिंगल फैक्टर, काजे टू फैक्टर। उसके लिए मल्टी फैक्टोरियल होता है। हम जो पेस्टिसाइड्स शायद खा रहे थे अननोइंगली, हम जो शायद अननोइंगली स्ट्रेस के लिए वी आर सब्जेक्टिंग आवर सेल्फ, अननोइंगली वी आर स्लीपिंग लेस देन 6 आवर्स। अल्टीमेटली एक बार कैंसर डायग्नोज होने की वजह से हम सब इस जिसके लिए हम काम कर रहे थे वो सब सेकेंडरी हो जाता है। हमारा मेन एम होता है कि हम जिंदा रहे, अच्छे से रहे, लंबा टाइम के लिए जिंदा रहे। यही हमारा मेन एम हो जाता है लाइफ में। तो ये जिसके लिए भी हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, ये सबके लिए छोटा छोटा चीज है। जब हम मैं भी बहुत बार रील्स देखता रहता हूँ नाइट में, बट ग्रेजुअली अपने आप को, बिकॉज दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? इट्स नॉट गेटिंग ए नोबेल प्राइज, इट्स नॉट राइटिंग ए बुक, इट्स गेटिंग ए सेल्फ कंट्रोल। अपने नींद के ऊपर, अपने फूड के ऊपर, अपना जुबान के ऊपर कंट्रोल होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सो इसके इसी के दौरान हमारा थॉट्स, जो लाइफस्टाइल में थर्ड पॉइंट है, थॉट्स। थॉट्स हमारा प्रोसेस स्लीप के वजह से भी अफेक्ट होता है, बट हमारा खुशी और हमारा दुख, ये तीन चीजों से अफेक्ट होता है। एक छोटा छोटा केमिकल केमिकल है जो माइक्रोग्राम्स में होता है। माइक्रोग्राम मतलब 1 ग्राम में 1000 पार्ट है। वो दिखने के लिए भी मुश्किल होता है। इतना छोटा अमाउंट्स में हमारा ब्रेन में और हमारा नर्वस सिस्टम में, हमारा बॉडी में अलग अलग जगह काम करता है। डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। फॉर एग्जांपल, हम एक खाली हाईवे में जा रहे हैं, ओके, फैमिली के साथ, सडनली कुछ चीज सामने आया, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, वी बिकम अलर्ट। हम पास में क्या है वो सब सिक्योर करने के लिए कोशिश करते हैं। ये होता है डोपामिन की वजह से, अलर्टनेस, राइट। एंड नॉरएपिनेफ्रिन मतलब वो आप देखता है कि कुछ डेंजरस लोग आपके सामने आ रहे, तो इमीडिएटली विल गोइंग टू फाइट और फ्लाइट मोड। मतलब उससे फाइट करने के लिए या भागने के लिए कोशिश करता है। उसके लिए भी आपको एंजाइम चाहिए, बिकॉज आपका हार्ट काम करना चाहिए, आपका मजल्स काम करना चाहिए, आपका पाव आपको कोऑपरेट करना चाहिए भागने के लिए। दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। थर्ड वन इज सेरोटोनिन। ओके, आपका बच्चा स्कूल से आया है, देखा है कि पापा मेरे को स्कूल स्कूल में अच्छा आया है, मैं आज, या आपको हक करके बोलता है कि पापा आई लव यू,
देन यू विल फील सो गुड। तब आपको अच्छा क्यों लगता है? बिकॉज आपका ब्रेन में सेरोटोनिन ट्रांसिएंटली बढ़ते हैं, राइट? यही सेरोटोनिन या यही डोपामाइन जो प्लेजर और रिवॉर्ड के लिए डोपामाइन होता है। तो सपोज मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, एक स्मोक से मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैं स्मोक कर रहा हूँ डोपामाइन थोड़ा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेटर से 10 पॉइंट्स बढ़ा है। वही 10 पॉइंट्स बढ़ने के लिए मैं 2 सिगरेट्स खाना पड़ता है कल, और 1 महीने के बाद 10 सिगरेट्स खाना पड़ता है, सेम अमाउंट ऑफ 10 पॉइंट डोपामिन टेम्परली बढ़ने के लिए। मतलब वो किक, रिवार्ड आने के लिए, ब्रेन में जो अच्छा लगता है वो फील आने के लिए। सो डोपामाइन एक एडिक्शन है। चाहे आप स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, किसी चीज के लिए भी हम एडिक्ट हो रहे हैं, इवन वर्क, इवन मनी, दैट इज ड्यू टू डोपामाइन सर्ज हम जो फील करते हैं उसके वजह से। Now we have seen what is dopamine, a rewarding enzyme, norepinephrine, a fight or flight enzyme, and serotonin, a pleasure relaxation enzyme. ओके, जो ऑक्सीटोसिन करके दूसरा होता है दैट इज इन वुमेन मेनली, मेल्स में भी होता है बट मेनली ये तीनों है। नाउ आप कुछ कुछ लोगों को देखा होगा, दुनिया जल रहे बट वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे ही, मतलब दे आर नॉट बोर्डर्ड। इट मे बी डिप्रेशन, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन होते हैं कुछ लोगों को, दे आर नॉट वरीड एट ऑल, मतलब दे आर नॉट बोदर्ड अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर इन देयर ओन सारो, लॉस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज उसमें डोपामिन, नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन नॉर्मल से कम होता है, दे आर लेस रिएक्टिव। सेकंड टाइप्स होता है डोपामिन, नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होना, बहुत ज्यादा होना। थोड़ा ज्यादा होने से हाइपोमेनिया हो सकता है, बहुत ज्यादा होने से मेनिया हो सकता है। मैं बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट लिटरली, एक नॉर्मल आदमी को समझाने के लिए। okay? जब हाइपोमेनिया होता है हमारा प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि बहुत सारा आर्टिस्ट, बहुत सारा कवि, बहुत सारा इन्वेंटर्स, ये हाइपोमेनिक स्टेट में वो लोग नॉर्मल से भी ज्यादा काम करके नया नया इनोवेशंस किया है। इनफैक्ट हम भी temporarily we go into hypomaniac state when we are creating something because of our focus, बट यही एक लेवल से ज्यादा होने से दे विल बिकम मैनिक, जो हम देखते हैं कि पागल है, ये तो वैसे हंस रहा है हर चीज के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, दैट इज मेनिया। जब ये मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही साइक्लिकली होता है उसको बोलता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो हम मूवीज में भी बहुत बार देखते हैं। सो हमारा थॉट प्रोसेस इतना सारा चीजों से अफेक्ट होता है, इतना सिंपल चीजों से अफेक्ट होता है। तो हम जो सुन रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो म्यूजिक सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका सर्किल भी अच्छा होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये थॉट्स हमको बहुत स्ट्रेस दे सकते हैं, और हमने ऑलरेडी देखा है कि स्ट्रेस क्या क्या कर सकते हैं हमारा बॉडी के ऊपर। ये हेडेक्स कर सकते हैं, हमको बेहोश हो सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने से। हम देखते हैं कि कोई सडनली न्यूज सुना, स- बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो सकता है, सांस फूल सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, उनका गट अपसेट हो सकता है, अनइजीली इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाता है, माउथ अल्सर्स हो जाता है, उल्टी हो जाता है, इंटरव्यू के पहले डायरिया हो जाता है, किसी को आईबीएस हो जाता है, इडियोपैथिक बाउल सिंड्रोम हो जाता है, दिस इज ड्यू टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे हम रिलीव कर सकते हैं? हर एक का अपना स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। मेरे लिए तो कभी मैं अपने सामने भगवत गीता होता है, कोई भी पेज ओपन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये पेज मेरे लिए आज के लिए है। तो थॉट के लिए भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छा चीज बोला गया है कि आपका थॉट प्रोसेस जितना आपको एलिवेट कर सकते हैं लाइफ में, उतना डिग्रेड भी कर सकते हैं। मतलब आपका फ्रेंड भी वो भी आपका थॉट, आपका माइंड ही है। एंड इसलिए हम जो काम करते हैं इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट करते हैं आजकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जो फॉलो करना भगवत गीता में बोलता है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के ऊपर हमारा हक है, फल के ऊपर हमारा हक नहीं है। जब ये हम समझते हैं स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब हम ये अचीव करेंगे दैट इज इवन बिगर देन एनी अवार्ड। सेकंड, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। जब भी कुछ दिक्कत होता है, ऑफिस में कुछ हो जाता है, हम कोई कुछ हमको तंग कर रहे हैं, हम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। रिएक्ट कर टाइम रुक के, 10 मिनट रुक के, या उस दिन शाम को बहुत ही तंग किया कोई, हम सो गया,
हमारा बॉडी पूरा प्रोसेस कर रहे, ब्रेन प्रोसेस कर रहे, सुबह उठने से उसका आंसर मिल जाता है। दैट इज रेस्पॉन्स। When we react immediately, that may lead to unproductiveness, that may lead to quarrels, that may lead to losing friends. ये सब क्यों होते हैं? ये सब रिलेटेड है। ये सब कोई ऊहाजनक काम नहीं है जो भी मैं बोल रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड। इसके बारे में आप गूगल सर्च कर लीजिए, कई सारा आर्टिकल्स आपको मिल जाता है। ये ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, हम जब भी स्ट्रेस थॉट प्रोसेस हम एंडी नहीं कर पा रहे, वो इफेक्ट होगा। इसके वजह से ब्रेन से कुछ एंजाइम्स आता है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रेनोकार्टिकल रिलीजिंग फैक्टर। ये हमारा ऑर्गन्स के ऊपर, जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसके ऊपर इसका असर होता है। उसके बाद सपोज स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, राइट। कैटेकोलमन्स बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। सो मेरा टॉक तो खत्म हो गया है, बट जस्ट इन लास्ट 2 मिनट्स आई वांट टू टेल फ्यू ऑफ माय थॉट प्रोसेस जो नॉर्मली मैं सोचता हूँ कि हर एक लाइफ में, चाहे आप कितना भी बड़ा आदमी है, कितना भी नॉलेजेबल है, कितना भी पैसा है, एक मेंटर होना बहुत जरूरी होता है। कुछ दिन पहले ये व्हाट्सएप में बहुत सर्कुलेट हो रहा था कि चैट जीपीटी डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा बोल रहे थे, बट चैट जीपीटी देखिए क्या बोल रहे। ये पिक्चर में जो दिख रहे थे, वो बोल रहे कि दिस इज नेशनल एंडोस्कोपी, मतलब नाक से एंडोस्कोपी जो करता है वो पिक्चर है करके, बिकॉज चैट जीपीटी भी सीखना होता है। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी को सब कुछ पता होता है, राइट। सो दिस इज ए पेनिस, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। पेनिस के थ्रू एक पाइप डाल के इनका यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है कि सिस्टोस्कोपी कर रहे थे, एंड साथ ही साथ ये प्रोस्टेट एग्जामिनेशन कर रहे थे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड को फिंगर से देख रहे थे। ये पिक्चर जब डाला था तो वो बोल रहे कि नोज से देख रहे करके, तो मतलब चैट जीपीटी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। तो मैं चैट जीपीटी को ये सिखाया था कि प्लीज ऑब्जर्व क्लोजली, वो जो दिख रहे हैं दैट इज एनस, ये पेनिस है, तो इसके थ्रू सिस्टोस्कोपी हो रहा है करके। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछा था चैट जीपीटी को, तो ये क्लियरली बोल रहा है कि दिस इज ए साइमल्टेनियस सिस्टोस्कोपी एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मतलब गलतियां सबसे होता है, तो हमको सही रास्ते में लेके जाने के लिए एक मेंटर का जरूरी, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मेंटर का जरूरी होता है। वैसे ही हमारा लाइफ में हमको लिमिट करने का चीज, हमको जो एबुंडेंस में है, सपोज मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरा ग्रोथ को वो हिंडर नहीं करता है, मेरे को वो हिंडर करता है जो मेरे पास कम है। इफ आई हैव लेस टाइम टू लिव, इफ आई हैव लेसर हेल्थ, दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर। इसी को बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ। किसी का बच्चा +2 पढ़ रहे थे, उनको बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में ये लॉ मिल जाएगा, दिस एप्लीकेबल टू एवरी लाइफ। Second, three cardinal points of sex, that is of life also, like minimum, optimum, maximum। लाइफ में हम मिनिमम करेंगे या ऑप्टिमम करेंगे या मैक्सिमम करेंगे, और मैक्सिमम के ऊपर करेंगे, ये हम क्लियरली डिटरमाइन करना चाहिए। बिकॉज लोग बोलते हैं कि यू शुड बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब हम हमेशा ऑप्टिमम लेवल्स में मेंटेन करना चाहिए, जो हमारे लिए काम आएगा, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, या हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सब चीज। मैक्सिमम होने से अच्छा है, बट मैक्सिमम के ऊपर एक ही चीज के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हो, दैट विल नॉट यील्ड एनी पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसे कमाने में ही पूरा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, देन यू विल लूज आउट फैमिली लाइफ, देन यू विल लूज आउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच आर रियली ब्यूटीफुल इन द लाइफ, जो ट्रैवल नहीं कर पाते आप। देन सो तीनों को मैनेज करना, वी शुड बी ऑप्टिमम बट नॉट मिनिमम, एंड आल्सो नॉट बियॉन्ड मैक्सिमम। एंड लास्टली, फ्रुगालिटी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हम हार्डली सीखा है, कैंसर से हम ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज इसलिए नहीं है कि कैंसर बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज कैंसर बहुत सिंपल है। बिकॉज नॉर्मल सेल जब ऑक्सीजन मिल जाता है, वो क्रेब्स साइकिल करके बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब ऑक्सीजन या ग्लूकोज नहीं मिलता है, वो ग्लाइकोलिसिस करके एक छोटा प्रोसीजर में जाता है, जिसमें साइकिल में ओनली कम एटीपी, कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट कैंसर सेल वैसा नहीं है, चाहे आप कितना भी ग्लूकोज दो, कितना भी ऑक्सीजन दो, वो ओनली ग्लाइकोलिसिस में जाता है, कम कम एनर्जी प्रोड्यूस करके उसी से जीता है। उस तरह का कैंसर सेल जो कहीं भी अडाप्ट हो सकता है, उसको कैसे आप मार सकते हैं? वो भी नॉर्मल सेल्स के बीच में छुपा हुआ कैंसर सेल को कैसे आप मारेगा? इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट मुश्किल है।
ओके, तो लाइफ में सिंपली कहीं भी कोई भी स्थिति में अडाप्ट करने का चीज जब हमको होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारा सर्वाइवेबिलिटी बहुत बढ़ा देता है। फाइनली लोग बोलते हैं कि अरे एलोपैथी अच्छा नहीं है, कुछ लोग बोलता है डॉक्टर्स के आयुर्वेदिक अच्छा नहीं है। आयुर्वेदिक इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइंसेस वी एवर हैड। बट हमको इसे ग्रेजुअली नेग्लेक्ट किया गया है कि अभी आयुर्वेदिक साइंस को जर्मनी लोग पढ़ रहे थे, वो लोग कुछ उससे एक्सट्रैक्ट करके नया चीज हमको दे रहे थे, हम उसको खरीद रहे थे, राइट। जब तक हमारा कल्चर ये सब के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, बट हम वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि डोंट डू बोथ द पतीस टुगेदर, बिकॉज आयुर्वेदिक में भी जो आपको प्लांट्स देता है, हेल्प्स देता है, उस वो भी एक तरह का केमिकल है अल्टीमेटली उसमें जो होता है। और मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन भी प्लांट से आता है। ये दोनों का इंटरेक्शन होता है, आपको जो दवाई इंटेंड करना चाहिए उसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। दो अलग तरह का दवाई ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का मैं कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो उसके साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, उसके वजह से उसका इफेक्ट ज्यादा होने से साइड इफेक्ट ज्यादा होगा, इफेक्ट कम होने से जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए, डोंट ट्रैवल इन टू बोट्स। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारा मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल 70-60 ईयर्स जो होता है उनको हाइपरटेंशन, बीपी, बैक पेन, अलग अलग मेडिसिन होता है, एक एक मेडिसिन का इंट्रैक्शन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप जनरल मेडिसिन के पास गया, वो लोग कुछ दवाई दिया, न्यूरोलॉजिस्ट कुछ दवाई दिया, कैंसर डॉक्टर कुछ दवाई दिया, या एलर्जिक मेडिसिन के लिए कुछ और देगा, ये सब भी एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन होता है, जिसके वजह से कुछ इफेक्ट्स नलिफाई हो सकता है, जिसके वजह से आप जो इफेक्ट चाहते हैं वो टैबलेट दे वो नहीं दे पाता है, राइट। इसीलिए दो पतीस को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर के लिए फैल्बोसिस्लिप करके एक दवाई यूज करते हैं, उसका जो जो कुछ साल पहले उसका कास्ट है 1 लाख रुपया पर ईच मंथ, वो टैबलेट फॉर्म में आता है। सपोज मैं अच्छा से उनको पेशेंट को बात नहीं किया और वो गैस टैबलेट भी उसके साथ ले रहे, उसका इफेक्ट आधा हो जाता है। गैस टैबलेट 10 रुपया है, नुकसान कितना है? 50,000। उससे भी ज्यादा नुकसान क्या है? कैंसर बढ़ेगा। तो ये छोटा छोटा चीज है जो लाइफ में बहुत ही फर्क पड़ता है। एंड फाइनली आई एंड विथ स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीन कर सकता है। ये जो कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर से वुमेन में, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैमोग्राम से और पैप्समेयर से स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एचपीवी टेस्टिंग से। जो भी स्मोकिंग करता है उनको लंग कैंसर के लिए एक छोटा सा सीटी स्कैन होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ये करना चाहिए। जिनका फैमिली में भी कोलान कैंसर से, प्रोस्टेट कैंसर है, आप अपना डॉक्टर से बात कर लीजिए। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है और स्टूल टेस्ट होता है, जिससे आपका कैंसर का रिस्क पता कर सकता है। एंड वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस भी हम सब लोग लेते हैं, जिसके वजह से लिवर कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन है, सेकंड इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, एचपीवी वैक्सीनेशन। इसको ही नॉर्मल आम लेमैन लैंग्वेज में बोला जाता है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, बट इसका असली नाम है एचपीवी वैक्सीनेशन, एक तरह का वैक्सीन के वायरस के खिलाफ है ये। अभी इंडिया में भी अवेलेबल है, सीरम इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करता है। ये 9 to 26 ईयर्स बॉयज एंड गर्ल्स में भी ये लेना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है ये। वॉइस में क्यों? बिकॉज ये वैक्सीन, ये जो वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सर्वाइकल कैंसर तो करता ही है वुमेन में, और उसके साथ साथ वॉइस में पेनेल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर भी कर सकता है। इसी के वजह से वॉइस में भी इंट्रोड्यूस किया है। और आप अपना यूरोप में या अमेरिका में अपना कोलीग से बात कर लीजिए, वहाँ वो लोग रेगुलरली ये वैक्सीन दिलवाते हैं बच्चों को, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, राइट। तो इंडिया में भी ये लेना चाहिए, बिकॉज cervical cancer vaccine is the second most common cancer in women, and this is completely preventable, 99% preventable. So this is final slide, that all the power is within us। क्यों ये चीज बोल रहे हैं? बिकॉज आप सुना होगा किसी का फैमिली में कैंसर है या किसी का फ्रेंड्स का कैंसर है, तो आप सुना होगा इम्यूनोथेरेपी, पेपर में भी पढ़ा होगा। इम्यूनोथेरेपी का मतलब क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देना या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, ताकि वो इम्यून सेल्स जाके कैंसर को मारे। इम्यूनोथेरेपी अभी जो हम यूज करते हैं लाखों में होता है कास्ट, बट वही इम्यून सिस्टम को आप नेचुरल तरीके में भी, बट विथ ए गुड लाइफस्टाइल,
with a stress-free and meditation and all, we can activate our own immune system. So this is about genes, environments, and lifestyle. So invest in food, sleep, movement, and relations. Okay, it's not medicine is not a hospital; it's a way of life. So this is my family who are my life. Thank you so much, Lokesh ji. Thank you so much, sir. Thank you so much. We have, I think, a lot of doubts. If nobody is having, at least I am having some doubts, sir. Okay, first we'll take the doubts of the participants. Uh, First doubt is by sir, there then nowadays vaccine is given for chickenpox. In your session, you told that chickenpox is good if it happens in early age. Later, it does not happen. There are risk of happening in the later stage decreases. But nowadays, in the vaccine schedule, there is a vaccine for chickenpox also. So for children, is it advisable to take that or not? Also, one second, I will also unmute the person. Okay, 1 minute, sir, 1 minute. जी Neha ji, Neha. Sneha ji, you can unmute yourself. Lokesh, it's okay, sir. If sir is answering, I would like to stay mute because my kids are with me. It might create disturbances. Okay, okay, Yeah. okay, जी sir, स्नेहा you जी, can. हाँ, जो भी अभी बच्चों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं दैट दे आर मोस्टली टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शंस. मतलब ऐसा ऐसा वैक्सीन है जो डिसीजेस को कंप्लीटली प्रिवेंट करने का होता है. फॉर एग्जांपल बीसीजी. एंड कुछ कुछ वैक्सीन है जो इंटेंसिटी को कम करता है. सो चिकन पॉक्स वैक्सीन इज वन सच वैक्सीन. ऐसे ही वैक्सीन जो एडल्ट्स में भी होता है. फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, किसी को क्रोनिक डिसीजेस है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, उनको शिंग जोस्टर, हेर्पेस जोस्टर का वैक्सीन एडल्ट में देना चाहिए. तो हम जैसे बच्चों को देता है, अभी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एडल्ट वैक्सीनेशन जो न्यूमोकोकस, जो न्यूमोनिया के लिए सीजनल हर साल दिलाना पड़ता है, और जो जोस्टर का वैक्सीन है वो 2 बार देना पड़ता है. तो यस, सो दिस इज. Okay. Next doubt is card purchased from market is useful since nowadays generally homemade card is not available. Fermentation से जो कार्ड का आपने बताया था कि homemade best रहता है, but card is also available from the market which is generally packaged, I think. So once it is रिलेबल सोर्स, डेफिनेटली यस. बट कर्ड बनाना सबसे आसान है. सपोज हम एक बार पैकेट लेके आता है, उसका थोड़ा बच के नेक्स्ट डे के लिए कर्ड बना सकते हैं. ऑल इट नीड्स इज जस्ट इनोकुलम ऑफ बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस. सो अच्छा, okay. Pradipta ji, wait, let me unmute them so that if any further doubt they have, you can unmute yourself, Pradipta ji, if you're there. Yes, okay, it's fine. I got it. Okay, okay. Next question. Got it. Okay. So I have few doubts. Anyone, any more doubts? You can raise hand. I can unmute if anyone is having any more doubts before I put my doubts. No? In the chats? Okay. So, sir, I have some doubt. You have told about inflammation. Sir, my voice is audible? जी जी, कैन Sir, यू. you told about inflammation, right? या. So, through accident also there may be inflammation in the body. Why is it? Suppose it's my case only, sir. I'll be very frank. I met with an accident last year in the leg. My bone got broken. So 2 3 months I was on bed rest. Then after 2 3 months, suppose I got this hurt in August. Then September, October, November I was in bed rest. December onwards I started moving slowly. December, January. Then what happened that recovery was there, but I got another disease, plantar fasciitis, and now it's almost 11 months. But as you told, sleep and rest are most important. In February, it was my mistake that both I have neglected sleep and rest both. So now the problem is that inflammation is rising. So, like accident, why it happened suddenly, sir? I just want to know if you. जो हमने काज डिस्कस किया था, इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टर्म है. फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन से भी हो सकता है. आप जो बोला था एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, अननोइंग बहुत सारा फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से. तो आपको जो एक्सीडेंट हुआ था, इट इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस,
राइट। हम्म तो वो हो सकता है कि एक ऑर्गन में स्पेसिफिकली हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोविड जब होता है, कोविड लंग को इन्फ्लेमेशन करता है। हम्म और कोविड का इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? कोविड जब आया था, हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि ये कोई नया चीज आया है, उसके लड़ने के लिए पूरा फोर्स वहां आके पूरा अपना वेपनरी यूज करते हैं, जिसके वजह से लंग डैमेज होता है। लंग इज द साइट ऑफ वार बिटवीन कोविड एंड इम्यून सिस्टम। इसलिए न्यूमोनाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। वैसे ही सपोज हेपेटाइटिस बी होता है, लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है। वैसे ऑटोइम्यून डिसीज होता है, क्रॉन्स डिसीज होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जाके वहाँ कोलान को डैमेज करता है। दिस इज व्हाट इन्फ्लेमेशन इज। सो इन्फ्लेमेशन एक जरूरी प्रोसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम नीचे गिर गया, स्किन निकल गया, वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं होने से हमारा वुंड कभी हील नहीं होगा। मतलब इन्फ्लेमेशन शुड बी इन मॉडरेशन, बट एक थ्रेशोल्ड के ऊपर होता है, दैट बिकम्स ए डिसीज। व्हेन आई गॉट प्लैंटर फेसाइटिस, वही सबसे बड़ा दिक्कत है। या वेदर तो स्लीप किसी एंड किसी को फाइब्रोमाइल्जिया होता है, नॉन स्पेसिफिक लो बैक एक, नॉन स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द पेन होता है। स्कैन्स करते हैं, एक्सरे करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता है। बट व्हेन दे गो फॉर मेडिटेशन, योगा, गेट काउंसलिंग, देन दे गेट रिलीफ। सो दैट इज व्हाट दिस थिंग। बट कोई भी हम ये सबको लिंक करने के पहले वी शुड रूल आउट द ऑर्गेनिक काजेस, कि वहाँ आपको फिजिकल इंजरी नहीं है, या कोई लिगामेंट या कोई बर्सा का डैमेज नहीं है, वो देखना चाहिए। अच्छा, तो उसका जैसे आपने बताया कि स्लीप एंड रेस्ट आर बेटर, मतलब उसको ठीक करने का कोई फास्ट प्रोसेस। मतलब फर्स्ट यू नीड टू रूल आउट द फिजिकल काजेस, सो आप अपना क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए। ही विल रूल आउट द नॉर्मल काजेस। वो बोलता है कि उसका कोई नोन काज नहीं है, देन यू शुड रिसॉर्ट टू दिस एक्सरसाइज। रेस्ट, स्लीप, योगा, मेडिटेशन, ऑल these थिंग्स। अच्छा, ओके सर। एंड देयर इज वन क्वेश्चन, वेदर स्लीप एंड रेस्ट इज डिफरेंट और सेम? Yeah. So whether we have restful sleep or not is the question. तो वो भी अगेन हमारा थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैं एक ही चीज के बारे में सोचते 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 मैं सो जाता हूँ, तो बहुत सारा ड्रीम्स ऐसा आता है कि जो उसके रिलेटेड होता है। बिकॉज हमारा ब्रेन में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। एंड हमारा ऐसा कई सारा चीज होता है, हम चाहते हैं अननोइंगली। सपोज मूवी में कुछ देखा, आप रोड में देखा था, फ्रेंड्स के पास कुछ देखा था, वो एक चाहत आपके मन में हो जाता है। वो सबकॉन्शियसली आपको ऑब्जर्व होता है, आपको नहीं पता है कि आपको वो चाहिए। तो ये सब स्लीप में प्रोसेस होता रहता है। इसलिए हमारा ड्रीम्स उसका मैनिफेस्टेशन है। अगेन आई एम टेलिंग वेरी ओवर सिंपलिस्टिकली। तो रेस्टफुल स्लीप के लिए, सपोज किसी का स्लीप के बाद भी डिस्टरबेंस हो रही है, देन वी नीड टू गो फॉर मेडिटेशन एंड काउंसलिंग, कि आपका जो अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगा विदाउट मेडिटेशन हेल्पफुल? So I will declare myself, I am not a yoga specialist, but any movement, whether it is yoga, whether it is a सूर्य नमस्कार, मैं ये भी बोलता हूँ कि सपोज आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, सुबह उठ के 5 सूर्य नमस्कार करने से भी दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। नो मूवमेंट इज वेस्ट। तो मिनिमम आप योगा करने से बहुत बढ़िया है। योगा के साथ आप मेडिटेशन भी करता है, इट्स ए आइस ऑन द केक। Okay. I have been diagnosed with meniscus tear. How should I rest and walk? Meniscus tear. There is something, I don't know. सो प्लीज कॉन्टैक्ट योर ऑर्थोपेडिशियन, आई एम ए ऑन्कोलॉजिस्ट। तो लोग मुझे यूजुअली, सो थैंक यू लोकेश जी फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस टॉक। नहीं है तो मेरे को, जब मैं दिल्ली में रहता था, किसी को कुछ इलनेस होने से मेरे से बात भी नहीं करता था, ये तो कैंसर डॉक्टर है करके, वो रोहिणी में। तो तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक आदमी का डेथ हुआ था। मैं ड्यूटी से आके देखा था, लोग थे। उसके बाद मेरा वाइफ आया था अंबेडकर कॉलेज से, एनेस्थिस्ट, उसको बुला के वो लोग डेथ डिक्लेयर किया था। मतलब कैंसर डॉक्टर्स के भी इतना स्टिग्मा होता है, कैंसर से ही नहीं। अच्छा, okay. Okay, sir. Anyone having any more doubts? Non-veg food is inflammation causing. यहाँ एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सी नॉनवेज फूड तो हमारा कल्चर में भी और हमारा दुनिया में भी बहुत टाइम से है। बट नॉनवेज फूड में भी, why we eat non-veg food? For the protein source, right? But
अभी फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, एक 10 हैंड्स होता है तो उसको एक को लेके उसको काटता था, उसको खा लेता था। अभी नॉनवेज फूड कैसे कर रहे हैं हम कि 20 to 50 हैंड्स एक जगह है, उससे लेके उसके सामने काट रहे हैं, राइट। सपोज कोई दंगे हो रहे हैं और हमारे सामने किसी आदमी को मार रहे हैं, सपोज समवन इज किलिंग, तो हमारे पास कैसे हमारा हार्मोनल मिलियो होता है, हमारा एंजाइटी किस पीक में होता है, कितना एंजाइम्स हमारा बॉडी में रिलीज होता है, जो मैंने दिखाया था डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन एकदम पीक में होता है। अभी एक हेन को हम मार रहे थे, दूसरा हेन देख रहे, और वही हेन को दोबारा हम खा के वो मजिल से हम ले रहे, ये सब हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। सो टाइप ऑफ नॉनवेज हैज चेंज्ड प्रिडोमिनेंटली। सो नॉनवेज ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट रेड मीट जितना अवॉइड करने से उतना अच्छा है, बिकॉज देर आर प्रूवन रिपोर्ट्स कि रेड मीट की वजह से कैंसर होता है, रेड मीट की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, कोलन कैंसर हो सकता है। वाइट मीट में चिकन फिश आता है, वो भी प्रॉपर सोर्स से खाने से अच्छा होता है, बिकॉज अगेन ये ऐसा कोई साइंस नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई रेड इन सम आर्टिकल्स, कि नॉट साइंटिफिक आर्टिकल्स, इन जनरल फिलोसॉफिकल आर्टिकल्स, कि एक आदमी को आप मार रहे थे, एक हेन को आप मार रहे थे और बाकी सब देख रहे थे, और उस हेन्स को भी जो हार्मोन्स होगा, एंजाइम्स होगा, आप देखिए कैसे उनका स्थिति होगा, उसको आप मार के खा रहे, तो ऑब्वियसली वो सब भी हमको अफेक्ट करेगा, राइट। सो दैट्स वाई, सो नॉनवेज अच्छा है बुरा है आई डोंट नो, बट अच्छा नॉनवेज आप खा सकता है, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। Okay. 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 So, anyone having any more doubts before we wind up? Last, sir, if no one is having one more doubt, थोड़ा सा स्लीप का इम्पोर्टेंस, मतलब आई रियली फील कि स्लीप इज डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली, मतलब लाइफस्टाइल का वजह से, तो उसका इम्पोर्टेंस मतलब थोड़ा आप अगर बताएंगे कि। जी, मतलब स्लीप एक रीसेट बटन है। जैसे आप कई बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए अपने आप का कि हमारा ब्रेन सोने के पहले, सोने के बाद में हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है चेंज। बहुत डिफरेंट होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रेन, अपना मजल्स, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, सब कुछ रिजुवनेशन होता है। एंड स्लीप में उतना ही काम होता है बॉडी में जितना हम काम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जितना होता है, राइट। एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है, स्लीप में ग्रोथ होता है। बच्चे को सपोज एडिक्वेट स्लीप नहीं होता है, उनका ग्रोथ ठीक से नहीं होता है। इसलिए आप जैसे बचपन से लेके एडल्ट तक हमारा स्लीप बचपन में सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज दैट इज अ क्रिटिकल एज उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनका मजिल्स डेवलपमेंट के लिए, उनका सब सिस्टम्स एक प्रॉपरली डेवलप करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ रेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम जो रेस्ट करके सिंपली बोलता है, बट स्लीप इज ए डायनेमिक प्रोसेस, उसमें कई सारा प्रोसेस इंटीग्रेट होता रहता है। ऑल द सिस्टम्स वर्क इन यूनिक एंड दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल प्रोसेस। जितना आप उठ के काम करते हैं जितना इंपॉर्टेंट है, स्लीप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay. So finally, one last time, if anyone is having doubt, otherwise we will wind up. Okay. I don't think, sir, any more doubts. Thank you so much, sir. Especially this type of knowledge we are not getting anywhere. Even if you go to a doctor, he will tell about our own diagnosis. कि ये कर लो, ये ठीक कर लो, like situation specific. But this type of learning, sir, I'm really happy that you have accepted our invitation. And from the day we met, once we met, I think 4 5 months back, sir. From that day, I was decided that one day I will call you, sir. Thank you so much for accepting so much important knowledge about microbiomes or about our genes. And especially this type of knowledge will is going to help us, sir, in taking our decisions, in knowing what is important for us, what to let go, and what to carry on. ठीक. थैंक यू Thank लोकेश you. जी। Thank you so much, sir. Thank you so much. We'll wind up, everyone. Thank you so much for attending. I hope we got some value. Definitely, we have got it, sir. There is no question of not getting. Thank you so Thank you. much, sir. Thank जी you, sir. थैंक यू। Thank you थैंक so यू much. सर।